Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ifat and I am chemistry teacher. I am here to discuss you with the paper pattern and the scheme of the paper presentation of the class 9th. Subject is chemistry. So first of all we will discuss the पेपर पैटर्न। वैसे तो इतनी दफ़ा बोर्ड का प्री बोर्ड जो है आप दे चुके हुए हैं केमिस्ट्री का और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन स्टिल हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, जिसमें 12 MCQs होते हैं। हर MCQ जो है इट कैरी 1 मार्क और आपके जो है 12 मार्क्स के जो है 12 MCQs होते हैं। देन सब्जेक्टिव पेपर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से 8 में से आपने 5 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसमें जो मार्क्स हैं वो भी 2 मार्क्स ईच, ये भी 10 मार्क्स का है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यू हैव टू अटैम्प्ट 5 आउट ऑफ 8, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और ये भी 10 मार्क्स का होता है। सो इन टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3 हैं, जिसमें से टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 मार्क्स के जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं करने होते हैं। और आपके पास चॉइस मार्जिन क्या होता है कि हर पार्ट में जो है आपने 8 में से 5 जो है वो क्वेश्चन करने होते हैं, 3 की जो है आपको चॉइस होती है। देन पार्ट 2 जो है सब्जेक्टिव में दैट इज़ ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके ए और बी 2 पार्ट्स होते हैं। 5 मार्क्स का ए पार्ट और 4 मार्क्स का बी पार्ट, टोटल मार्क्स जो हैं वो 9 होते हैं। देन क्वेश्चन 6 ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी ए और बी पार्ट्स, ए पार्ट का 5 मार्क्स और बी पार्ट्स के 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी ए पार्ट 5 मार्क्स का और बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का। ये भी हो सकता है समटाइम्स के वो इसको चेंज कर दें, ए जो है वो 4 का मार्क कर दें और जो बी पार्ट है वो 5 का कर दें। इट डिपेंड्स अपॉन के चेंज भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन पार्ट्स जो हैं वो ए और बी होते हैं और टोटल नंबर जो है वो 9 ही होते हैं। देन अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पेयरिंग स्कीम है, वैसे तो क्लास में भी बहुत दफ़ा बताया जाता है, टीचर्स बताते हैं आपको, स्टिल मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो पेयरिंग स्कीम लेटेस्ट अवेलेबल है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी। और दूसरा ये कि जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी या होता है या होगा, उसमें भी यही स्कीम फॉलो की जाती है जो कि अभी लेटेस्ट अवेलेबल है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसके स्कीम के अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो टीचर्स आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं। आपने तैयारी अपनी जो है वो पूरी अच्छे तरीके से करनी है। कोई भी जो पेयरिंग है वो चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसके अकॉर्डिंगली आए, लेकिन जो मोस्टली फॉलो होती है और जो अभी तक फॉलो होती आ रही है पिछले सालों में वो आपसे डिस्कस करती हूँ। इसमें जो है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है MCQs, उसमें क्या है कि चैप्टर 1 से 1 MCQ, चैप्टर 2 से भी 1, चैप्टर 3 से 2 MCQs, चैप्टर 4 से 2, चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 2 एंड चैप्टर 7 से भी 2 और चैप्टर 8 से जो है 1 MCQ है और ये टोटल बनते हैं 12 मार्क्स, 1 मार्क ईच। देन शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आते हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 और चैप्टर 3 से 3, ये टोटल हो गए 8 और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 ये कवर करता है चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को। चैप्टर 4 में से 3 क्वेश्चंस, चैप्टर 5 में से 2 एंड चैप्टर 6 में से 3, ये भी आपने 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। देन चैप्टर 7 और 8 इसमें से जो है 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होता है। सब्जेक्टिव
पोर्शन में जो पार्ट 1 होता है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें से 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको आते हैं चैप्टर नंबर 7 में से और 4 आते हैं चैप्टर नंबर 8 में से। देन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका पार्ट ए मोस्टली जो है चैप्टर 2 में से और पार्ट बी जो है वो चैप्टर 1 में से होता है। ये चेंज भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 1 में से पार्ट ए आ जाए और चैप्टर नंबर 2 में से पार्ट बी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चैप्टर नंबर 4 और 5 है। ए और बी पार्ट जो यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है, ये जो अभी लेटेस्ट नेट पे आ रहा है, उसमें चैप्टर नंबर 4 में से पार्ट ए है और चैप्टर नंबर 5 में से पार्ट बी है। लेकिन फिर अगेन ये चेंज हो सकता है कि चैप्टर नंबर 5 में से भी पार्ट ए हो सकता है और चैप्टर नंबर 4 में से भी पार्ट बी हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें जो चैप्टर 7 है इसमें से पार्ट ए है और चैप्टर 6 में से पार्ट बी है। ये भी चेंज हो सकते हैं। सो कोई स्ट्रिक्ट आपने इस पे नहीं हो जाना कि जी ऐसे ही होगा। आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें, जहाँ से भी आएगा आप इजीली जाके उसको अटैम्प्ट कर सकें। Then the important question while solving the question paper is the time management, कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। 2 आवर्स का जो है पेपर होता है टोटल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 60 मार्क्स का पेपर है एंड यू हैव 120 मिनट्स। इन 120 मिनट्स को इस तरीके से आपने डिवाइड करना है कि आप इजीली पेपर जो है अपना सॉल्व कर सकें और कुछ टाइम जो है उसको बचा लें ताकि आप आराम से अपने पेपर को रिव्यू कर सकें और जो कोई मिस्टेक है या कोई चीज़ रह गई है उसको आप देख सकें। सो MCQs जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट MCQs का पेपर होता है। 12 मार्क्स के MCQs होते हैं और MCQs के पेपर को करने के लिए आपको 15 मिनट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अच्छा, अब 15 मिनट्स में आपने MCQs जो है, जो पेपर आपको दिया गया, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उसको 12 MCQs हैं, आप हाफ मिनट भी एक पे लगाएं तो आप इजीली जो है 6 to 7 मिनट्स के अंदर उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको राइट ऑप्शन को टिक करें। टिक करने के बाद आप बबल शीट सामने रखें और अच्छे तरीके से ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर पढ़ के, MCQ नंबर पढ़ के आपने बबल फिल करना है। और ये 15 मिनट्स में, बल्कि आप कोशिश करें कि आप 10 मिनट्स में इसको या 12 मिनट्स में कर लें और बाकी 3 मिनट्स जो हैं उसमें आप अपने पेपर को दोबारा रिव्यू करें कि अच्छे तरीके से देख लें कि कोई मिस ना हो गया हो। आपने खाली बबल जो है वो नहीं छोड़ना। देन MCQ पेपर वापस ले लिया जाता है, वो दोबारा रिटर्न नहीं होता, इसलिए आप कुछ भी उसमें अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे, तमाम बबल्स को फिल करेंगे। स्कूल में आपको वापस मिल जाता है अटैच करने के लिए, लेकिन बोर्ड में MCQs का पेपर वापस नहीं मिलता, वो ख़ुद अटैच करते हैं बाद में। सो आपने उसको कंप्लीट करके देना है। दैन सब्जेक्टिव पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके पास कितना टाइम होगा, 15 मिनट्स निकाल दें, अब आपके पास है 1 hour 45 मिनट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपने हर पार्ट में से 5 क्वेश्चन, यानी कि आपने 15 क्वेश्चन करने। अगर आप 3 मिनट्स एक क्वेश्चन पे लगाएं, मोर देन एनफ है 3 मिनट्स, तो 45 मिनट्स में यू कैन ईजीली सॉल्व ऑल दी शॉर्ट क्वेश्चन, यू कैन राइट आंसर्स ऑफ ऑल दी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें 1 hour आपके पास स्टिल लेफ़्ट। इसमें अब आप लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप 2 आपने करने हैं, 25 मिनट्स भी आप लगाएं 2 क्वेश्चंस करने में, 25 ईच, यानी कि एक क्वेश्चन आपने किया उस पर भी 25 मिनट्स दोनों पार्ट्स में और दूसरे में भी, तो 50 मिनट्स आपके इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके बाद फिर जो टाइम आपके पास बचा, ये आपके पास हो गए 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के बाद स्टिल आपके पास कितने मिनट्स हैं, 10 मिनट्स जो हैं। अब जो 90 मिनट्स के बाद जो आपके पास टाइम बच गया, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे कि 10 मिनट्स जो हैं आपने रखने हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। आपने तमाम पेपर जो है उसको पढ़ना है
और उसको देखना है कि आपने कुछ रह तो नहीं गया या कुछ गलत हो गया तो उसकी आपने करेक्शन करनी है। वो 10 मिनट्स आप उसमें लगाएंगे, या कोई चीज़ रह गई तो उसको आप कर सकें। और 2 to 3 मिनट्स जो हैं वो डायग्राम में लगेंगे। केमिस्ट्री में डायग्राम्स जो है इतनी कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही सारी जगह डायग्राम्स हैं। कभी होता है कि ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए उसमें डायग्राम हो, जैसे बॉल्स एटॉमिक मॉडल है या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ जाए। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन जो आपने पढ़ा है उसमें एक फ्लास्क और एक बीकर आपने बनाना है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल डायग्राम्स नहीं है। या चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में आपने सिलेंडर्स और वो सारे प्रेशर और वो सब वॉल्यूम टेम्परेचर उसको शो करना है। बॉयज़ लॉ में आपने 5 या 4 बनाने हैं। चार्ल्स लॉ में तो वो भी बहुत 2 सिर्फ आपने बनाने हैं। तो 2 to 3 मिनट्स आर एनफ टू ड्रॉ द डायग्राम्स। तो इस तरह से आप पेपर जो है, पैनिक नहीं हो, पेपर देख के बड़े आराम से टाइम को मैनेज करें, घड़ी अपनी सामने रखें ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने कितना टाइम जो है एक क्वेश्चन के ऊपर लगा दिया है। सारा टाइम एक क्वेश्चन में आपने नहीं लगाना। इसके बाद जनरल अप्रोच टू सॉल्व पेपर। सब जब भी आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स। आप अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद आप बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करें कि आपको द बेस्ट कौन सा क्वेश्चन जो है वो आता है, चाहे आप शॉर्ट पहले करें या लॉन्ग। आप उसको देखें। अगर आप शॉर्ट पहले करें तो द बेस्ट वन जो है उनको सेलेक्ट करें, और अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो द बेस्ट वन सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप द बेस्ट वन पहले करेंगे तो जो चेकर है उसके ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है कि उस आपके जो मार्क्स जो हैं वो आपको अच्छे मिल जाते हैं। अगर पहले ही आप वो क्वेश्चन कर देंगे जिसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई तो उससे क्या होता है कि इम्प्रेशन गलत हो जाता है, और अमूमन चेकर्स जो हैं उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मार्किंग करते हैं। सो ट्राई टू अटैम्प्ट द बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आता है सबसे ज़्यादा वो पहले करें। देन मार्जिन लाइंस एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया कि आपने कैसे करना है। मार्जिन लाइंस जो हैं उसमें भी बच्चा बहुत टाइम लगाता है। आपने क्या करना है कि जब क्वेश्चन पेपर आपने MCQs वाला वापस कर दिया, आपको आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट हुई, आप क्या करें, उसको फ़ोल्ड कर लें। पहले फ़ोल्ड करने के बाद इक्वली फ़ोल्ड करें दोनों साइड से, और जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता आप मार्जिन लाइंस अच्छे मार्कर के साथ प्रॉपर रूलर्स का जैसे आपको तरीका टीचर्स ने बताया हुआ है आप उसको मार्जिन लाइंस को ड्रॉ करें। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है आप स्टॉप ड्राइंग मार्जिन लाइंस। अगर 1-2 रह गई तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा पड़ा हुआ है तो आप छोड़ दें। पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली पढ़ें और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन करने हैं उसको आप अटैम्प्ट करना शुरू कर दें, और टाइम आप सेव करें ताकि जो मार्जिन आपने फ़ोल्ड किया हुआ था जहाँ ड्रॉ नहीं हुआ तो आप उस फोल्डिंग के दरमियान लिख लें और बाद में एंड में वहाँ पे ड्रॉ कर लें। बजाय से कि आप पैनिक होके पहले कुछ भी ना कर पाएँ कि वो भी ना हो और वो भी ना हो। इससे बेहतर ये होता है कि आप पहले उसको फ़ोल्ड कर लें और ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप लिख लें और एंड में आराम से वो लाइंस जो है वो ड्रॉ हो जाती हैं और वो सीधी भी रहती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने पेपर कर लिया, या तो एक तो ट्रिक ये होती है कि आप मार्कर पास रखें और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को साथ साथ हाईलाइट करते जाएं, मार्कर से लिख लें या अंडरलाइन कर लें। या ये भी होता है कि जब आप दोबारा पेपर करने के बाद कर रहे हैं तो उसमें भी आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें या आप उसको दोबारा मार्कर से उसके ऊपर लिख लें। ओवर राइटिंग को अवॉइड करें कि बार बार जो उसको काट के उसके ऊपर नहीं करें। अगर गलती हो गई पहले तो कोशिश करें कि आप गलत नहीं लिखें। अगर कहीं मिस्टेक हो गई है तो उसको आपने बहुत ज़्यादा काटना नहीं है और गंदा नहीं करना। सिंपल एक लाइन लगाएं पेन से या मार्कर से और आगे लिखना शुरू कर दें। जैसे काट के उसके ऊपर लिखें वो भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्वेश्चन नंबरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बच्चे जो है अभी भी जो हमने चेकिंग की है प्री बोर्ड की उसमें भी बच्चों ने क्वेश्चन के नंबर्स जो हैं बिल्कुल भी सही अक्सर बच्चों ने नहीं लिखे हुए थे। जो क्वेश्चन मेंशन है आपके नंबर मेंशन है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जब आप आंसर शीट पे लिख रहे हैं आपने वही नंबर लिखना है। अगर आपने अटैम्प्ट करना शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 तो आप यही हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। आपने सबसे पहले पार्ट 6 कर रहे हैं
तो आपने पार्ट 6 ही लिखना है, आपने पार्ट 1 नहीं लिखना। अगर पार्ट 1 आप एंड पे कर रहे हैं तो आप पार्ट 1 एंड पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटैम्प्ट किया तो पहले तो आप क्वेश्चन 3 लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन 5 पार्ट बी जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर है आप वही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप उसको 1 लिख देते हैं तो चेकर ने वहाँ पे वही देखना है क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर चेक होगा तो वो आपका आंसर गलत कंसीडर होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने क्या किया हुआ है, जस्ट वो क्वेश्चन नंबर को फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल राइटिंग दी नंबर्स वाइल अटैम्प्ट नंबर्स ऑफ दी क्वेश्चंस एंड द आंसर वाइल अटैम्प्टिंग दी पेपर। इसके बाद मोस्टली बच्चे जो हैं पेपर करते वक्त जो मोबाइल पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शॉर्ट वही यूज़ करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज आपने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटवीन की जगह जो है ये B/W लिख देते हैं, बिकॉज को पूरा नहीं लिखते हैं। काइंडली आप पूरा लिखें क्योंकि यहाँ पे कोई मोबाइल पे डिस्कशन या आपकी नहीं हो रही होती। आपने पूरे वर्ड्स को लिखना है, शॉर्ट वेज को यूज़ नहीं करना। इसके बाद जो आपने डायग्राम्स बनानी है उसके लिए आप लेड पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। यू विल यूज़ ब्लू पेन, इंक पेन, ब्लू पॉइंटर और ब्लू मार्कर, वट एवर यू हैव, और जो चीज़ आपको आसान लगती है। पॉइंटर से आपको आसान लगता है या आपको पेन से आसान लगता है उसको आपने यूज़ करना है। डायग्राम बनाने के बाद आपने उसको लेबल भी करना है और नीचे लिखना भी है कि जो भी आपने बनाया ये क्या शो कर रहा है, जैसे बॉल्स चार्ल्स या सॉल्यूशन में है या क्या उसमें है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो है आपने उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं, उसको प्रॉपर्ली लेबल करना है। डायग्राम को लेबलिंग के बगैर डायग्राम को नहीं छोड़ना। और अगर आपके पास पेंसिल है और आपके पास इतना टाइम है, पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर आप नीटली पॉइंटर से या मार्कर से उसको आपने उसके ऊपर करना है ताकि जो डायग्राम में आपकी जो कंसीडर होगी वो पेन से, पॉइंटर या मार्कर से ड्रॉ की हुई कंसीडर होगी, पेंसिल जो है वो कंसीडर नहीं की जाती। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन केमिस्ट्री कि अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे इक्वेशन आ रही है, जैसे लास्ट जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, वहाँ पे इक्वेशंस आती हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन में इक्वेशन है, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वहाँ पे इक्वेशन है। आपने इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। और डेफिनेशंस जब भी आप लिखें तो आप काइंडली एग्जांपल ज़रूर लिखें। क्वेश्चन आते हैं कि डिफ़ाइन मोल और डिफ़ाइन एम्पिरिकल फार्मूला, या व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, या व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, या व्हाट इज़ कंडेंसेशन, या व्हाट इज़ इवेपोरेशन। तो बच्चे या व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज़ एक्वस सोल्यूशन, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन उनमें अगर मोस्टली तो लिखा होता है गिव एन एग्जांपल। अगर एग्जांपल नहीं भी लिखा हुआ क्वेश्चन में तो आपने एग्जांपल लिखनी है। तो तमाम टीचर्स जो हैं बच्चों को एग्जांपल बताते भी हैं और मार्क भी करवाते हैं। आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा तो आपने हर एक के साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। मोस्टली जो है 1 नंबर एग्जांपल का होता है और 1 नंबर डेफिनेशन का होता है। और वैसे भी अगर एग्जांपल का नंबर ना भी वहाँ पे मेंशन किया हो, अगर आपका पेपर जो है आपने बोर्ड में मार्क्स लेने हैं, आपने टॉपर्स में आना है, तो एक जो बच्चा एग्जांपल लिख रहा है और एक बच्चा जो कि एग्जांपल साथ नहीं दे रहा, चाहे वहाँ पूछा हुआ या नहीं पूछा हुआ, जब कंपैरिजन होता है तो डेफिनेटली जिसने लिखी हुई है उसके जब एक जैसे नंबर आ रहे हों तो वो जो है उसको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा कि भी उसने एग्जांपल लिखी हुई तो उसको नंबर जो है इसके ज़्यादा कर देते हैं। सो आपने एग्जांपल्स जो है ज़रूर लिखना है, उसको फोकस करना है। फिर जहाँ कहीं भी यूनिट्स आ रहे हैं वहाँ पे आपने यूनिट्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मोलैरिटी है, न्यूमेरिकल्स जो है केमिस्ट्री में मोस्टली नहीं आते पेपर में, टीचर्स ने आप लोगों को करवाए होंगे, लेकिन आपने देखा होगा पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स देख लें या प्री बोर्ड वगैरह में भी जो टेस्ट होते हैं क्लास में या टर्म एग्ज़ाम, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में नहीं दिए जाते क्योंकि ये आते नहीं हैं मोस्टली। लेकिन इन केस आ जाएँ आपने किए होते हैं तो आपने यूनिट्स ज़रूर लिखने हैं, या फिर जहाँ पे मोलैरिटी का जैसे मैंने आपको दिया कि मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, आपने
वो लिखना है। जहाँ पे भी मोलैरिटी की डेफिनेशन आएगी आपने उसके यूनिट्स लिखने हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी आपने यूनिट्स जो हैं वो लाजमी लिखने हैं कि वॉल्यूम जो है हम सेंटीमीटर क्यूब में मैयर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, और फॉर मैयरिंग मैस आप ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्राम्स लिखेंगे। डेफिनेशंस की हेडिंग लगाएं, डेफिनेशन के स्पेलिंग सही लिखें। मोस्टली बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं और उनको एंड तक डेफिनेशन के स्पेलिंग नहीं आते, वो डेफिनेशन में स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, उसको सही लिखें। देन फार्मूलाज, वाइल राइटिंग फार्मूला आपने गलती नहीं करनी, सही फार्मूला लिखें। सिंबल्स की और प्रैक्टिस करें सिंबल्स को, अभी भी यू हैव एनफ टाइम, सिंबल्स वैलेंसीज को अच्छे तरीके से याद करें ताकि आपको फार्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग, वैसे तो ये तो इन जनरल थोड़े से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट। सम टाइम वो क्वेश्चंस जो कभी नहीं आए होते वो भी आ जाते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इसमें मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। इसके अलावा एलिमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। देन डेफिनेशंस हैं 4-5, वो मिला के भी लॉन्ग में आ जाती हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग या डिफाइन द फॉलोइंग। 4 आ गई हैं, 5 अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू हैव टू राइट द कंप्लीट डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। इसके अलावा जो है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला वो भी आ सकता है। देन मोल, मोल का जो क्वेश्चन है उसको भी आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें, वो भी एक्सरसाइज में भी मार्क हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू ALP, और वो भी आ सकता है। हेडिंग के नोट्स में दिया हुआ है, हेडिंग्स के साथ आपने किस तरह से करना है तो आप वो भी कंसीडर करें। देन चैप्टर नंबर 2, इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और जो बोहर्स मॉडल हैं ये दोनों जो हैं आपके ALP में इंक्लूडेड है। ये इसमें रिज़ल्ट्स का क्वेश्चन आता है या एक्सपेरिमेंट का आता है या उसके इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो भी आते हैं आपने लिखने हैं, और लॉन्ग में आपने डायग्राम बनानी होती है तो आप जो है डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे अगर ये क्वेश्चन आते हैं। देन चैप्टर नंबर 3, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड में से अकॉर्डिंग टू दी पेयरिंग लॉन्ग नहीं आता, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो ये जो यहाँ पे मेंशन है एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन, उसके ट्रेंड्स, उसके यूनिट्स, देन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट, इन सब के जो हैं डेफिनेशंस, जहाँ पे यूनिट्स हैं वहाँ पे यूनिट्स, उसके अलावा जो है इनके ट्रेंड्स वो शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग में भी। सो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। देन चैप्टर नंबर 4, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, देन पोलर एंड नॉन पोलर करैक्टर है। ये तमाम जो है क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एनी वन जो है वो जो है इसमें शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। आयनिक बॉन्ड में भी आपने जो इक्वेशंस हैं वो लिखनी है। कोवलेंट बॉन्ड में भी आपने तमाम एग्जांपल्स देनी है, सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। डेटिव में भी आपने दोनों देनी है एग्जांपल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आपने लॉन्ग में आता है तो एग्जांपल लिखेंगे। इसके अलावा 5th चैप्टर जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। इसके अलावा इनकी डेफिनेशंस, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर जो है उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें बॉयज़ा एंड चार्ल्सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में बहुत दफ़ा बोर्ड में आते हैं और इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपने लिखनी होती है। लॉन्ग में मेंशन है या नहीं आप उसको लिखेंगे और डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। देन चैप्टर 6, इसमें फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, लेकिन इसके अलावा जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो भी आ सकता है लॉन्ग में कि सब के सब 4 यूनिट्स हैं वो आप एक्सप्लेन करें, या मोलैरिटी के साथ आ जाए, या हाउ 1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, पेज नंबर इंक्लूड है, वैसे उन्होंने नहीं इंक्लूड किया हुआ, वो भी कंसीडर हो सकता है। देन चैप्टर नंबर 7, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, देन रस्टिंग ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, सिल्वर, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। देन another important topic is method for the prevention from corrosion, this is also very important, ये भी आ जाता है।
देन 8 चैप्टर जो है इसमें से फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आए तो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं और लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके अलावा जो है ये जो हमने डिस्कस किया टॉपिक्स के अलावा जो आपको मार्क करवाया गया एएलपी में क्वेश्चंस, उसके अलावा जो पेज नंबर एएलपी में मेंशन है, आप प्लीज़ ज़रूर उनको पेज नंबर पे जो टॉपिक प्रेजेंट है, चाहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मार्क हुआ है या नहीं हुआ, चाहे लॉन्ग है, चाहे शॉर्ट है, चाहे एमसीक्यूज़, आपने पेज नंबर जो भी इंक्लूडेड है उसमें जितने टॉपिक्स हैं उसको थॉरली स्टडी करना है। जब आप उसको थॉरली करेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन थिंग्स टू रिमेंबर फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यू, द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो तमाम ऑप्शंस पढ़ें। अच्छा, इसमें ये होता है कि समटाइम्स जो आपको बबल शीट मिलती है उसमें राइट से ABCD होता है, और जो ऑप्शंस आती हैं बोर्ड के पेपर में कभी कभी जो आपको बबल शीट मिली है उसमें लेफ़्ट से ABCD होते हैं, और जो ऑप्शंस दी होती हैं बोर्ड के पेपर में वो राइट से ABCD होता है। सो प्लीज़ इसको काइंडली नोट करें कि जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में ए ऑप्शन है और उसको अपनी बबल शीट पे देखें कि वहाँ पे ए किधर है, वो राइट पे है कि लेफ़्ट पे, उसके अकॉर्डिंगली फिल करना है आपने ये नहीं देखना कि वहाँ लेफ़्ट पे है ए और वहाँ पे आपका राइट पे आ रहा हो तो आप उसको गलत फिल कर दें। वहाँ से ऑप्शन ए अगर आपकी करेक्ट है क्वेश्चन पेपर पे, आप ऑप्शन ए को देखें और फिर बबल शीट पे देखें कि ए किस जगह लिखा हुआ है, राइट पे कि लेफ़्ट पे, उसके अकॉर्डिंगली आपने बबल फिल करना है। उसके बाद जब बबल आपने फिल करना है या सर्कल फिल करना है, उसमें उसको गंदा नहीं करना, ना तो आपने सर्कल से बाहर निकालना है और ना ही इसको अनफिल्ड छोड़ना है, कंप्लीटली फिल करेंगे। द बेस्ट वे ये होता है कि आप आउटलाइन से अंदर की तरफ फिलिंग शुरू करें। जब आप आउटलाइन से इनर की तरफ आएंगे तो आउटलाइन क्लियर नीटली फिल होगी, तो इनर जो है वो बहुत जल्दी फिल जो है वो हो जाता है। इसके बाद MCQs जो आपके हैं क्वेश्चन पेपर पे, उसको बबल शीट से ज़रूर मैच करें। फिल करने से पहले अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा देखें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें आप कटिंग नहीं कर सकते, ओवरराइटिंग नहीं कर सकते। एक दफ़ा गलत बबल फिल हो गया ये सर्कल तो फिर उसके पास आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, बबल शीट जो है वो दोबारा आपको नहीं मिलती। देन फॉर अटैम्प्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन आपने हेडिंग्स बनानी है। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट जब आप अटैम्प्ट करेंगे प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें, बच्चे जो हैं शॉर्ट जो है तो द बेस्ट जो आपको आते हैं वो करें, और नॉट मोर देन 4 लाइन आंसर। आपने 4 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना, कोशिश करें 2 to 3 लाइन्स में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 4 लाइन से ज़्यादा आपने आंसर नहीं लिखना। कहानियाँ नहीं लिखनी। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, पहले तो आप वो सिलेक्ट करें जो आपको क्लियर है। जहाँ पे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि जी ये भी आना चाहिए, यहाँ पे भी, उसको समराइज़ करके जो मेन इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीज़ है उसको पहले लिखें, बाकी चीज़ बाद में लिखें। उसका आपने पूरा पेज नहीं भरना। शॉर्ट के लिए आपने 3 to 4 लाइन आंसर लिखने हैं और एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपके टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप एंड में कर दें, द बेस्ट पहले करें, बाद में आप एक्स्ट्रा करें। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप थोड़ी सी 4-5 लाइन्स छोड़ दें ताकि एंड में जब टाइम बचता है तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकें। और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं बचा तो काइंडली इसको क्रॉस कर दें, मार्कर से या पेन से आप उसको लाइन लगा दें ताकि पता हो कि आपने खुद से क्रॉस किया है। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन का नंबर सही लिखना है। उसके बाद अगर डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन है, तो आपने एवेपोरेशन जो है या उसमें सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल देनी है, फिर आपने कंडेंसेशन, फिर प्रोसेस, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद आपने लिखना है कि वो जो इफेक्ट वाई एवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग या एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, और फिर उसके जो है आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन करना है, उसको आपने 1 by 1 एक्सप्लेन करना है उसके हेडिंग्स लगाकर। अगर बॉयज़ लॉ आ गया तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद आप उसकी हेडिंग लगाएं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें। उसके बाद जो डिटेल्स दी हुई हैं आपकी बुक में आप उसको लिखेंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की हेडिंग लगाने के बाद आपने
उसको एक्सप्लेन करना है, देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम। उसके बाद उसको आपने जो उसकी कैलकुलेशंस है वो करनी है, उसके बाद लिखना है कि हैंस इट प्रूव्स दी बॉयज़ लॉ। प्रॉपर आपने उसको हेडिंग्स लगाकर उसके बाद भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उसको आपने हाईलाइट जो है उसको करना है। ये जो कुछ एग्जांपल है एमसीक्यूज़ की, देखें इसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्राइएटॉमिक। अच्छी तरीके से इसको पढ़ें आप कि कौन सा जो है ट्राइएटॉमिक नहीं है। द फर्स्ट ए ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। दैन द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आप देखें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 98 ऑप्शंस 2 जगह पे दी हुई है, ए में भी और बी में भी, और कंफ्यूज करने के लिए क्योंकि मोलर मास ग्राम्स में होता है, सी ऑप्शन में 9.8 ग्राम्स दिया हुआ है। आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है कि मोलर मास ग्राम्स में होता है, तो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। देन थर्ड, ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं हार्ड वाटर और हैवी वाटर। ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक हैवी वाटर। वैसे ये टॉपिक ALP में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दे हैव इंक्लूडेड द MCQ। सो टीचर्स ने आपको बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा हैवी वाटर, तो ये हैवी वाटर के लिए यूज़ होता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन MCQ, विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं 8 देख करके, क्योंकि अमूमन कहते हैं कि हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट या ऑक्टेट कंप्लीट हो तो क्या होता है स्टेबल सिचुएशन। अब इसमें क्या विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर, आपने किस पे फोकस करना है, एटॉमिक नंबर, किस एटॉमिक नंबर के साथ जो स्टेबल सिचुएशन होगी। तो 6 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आते हैं और सेकंड शेल में 4, सेकंड शेल में 4 हैं तो ये स्टेबल नहीं होगा। 8 एटॉमिक नंबर है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 6, ये भी स्टेबल नहीं होगा। सी ऑप्शन 10, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और 8 जो है अगले शेल में आउटर मोस्ट में। दिस विल बी दी आंसर स्टेबल सिचुएशन के आउटर मोस्ट में 8 है। डी को भी चेक कर लेते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 सेकंड शेल में, 8 और 2 10, स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट जो कि थर्ड शेल में जाएंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थर्ड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। देन फिफ्थ, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स जो होती हैं दे डोंट रिएक्ट विद दी मिनरल एसिड, ठीक है। तो इसमें ए इज़ मेटल, बी इज़ मेटल, सी इज़ मेटल, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट जो कि नॉन मेटल है। सो हेयर जो आप अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ऑप्शन करेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने बबल्स फिल करने हैं। होपफुली जो है मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। पेपर में ओवर राइटिंग कटिंग को अवॉइड करें, अगर गलती हो जाती है। दूसरी एक चीज़, इंक रिमूवर यूज़ करने से बच्चे बाज नहीं आते, उनका ख्याल होता है टीचर्स को पता नहीं चलता, पता चल जाता है। बबल शीट पे तो आपने बिल्कुल नहीं करना कुछ, ना कटिंग ना ओवर राइटिंग। अगर सब्जेक्टिव पेपर में आपसे कहीं गलती होगी तो काइंडली इंक रिमूवर यूज़ नहीं करें, आप उसको सिर्फ एक लाइन से काटें, ऊपर एक लाइन लगाएं स्ट्रेट और आगे लिखना शुरू कर दें। ब्रैकेट लगा के भी बच्चे क्रॉस लिखते हैं, उससे भी क्या होता है कि वो क्रॉस नज़र नहीं आता, चेक करके बस इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पेपर इतने गौर से पढ़े कि जी क्रॉस लगा हुआ है, वो उसको पढ़ लेते हैं जल्दी में, बाद में जाके पता चले इतना टाइम नहीं होता। सो सिंपली आप बजाय इसके, अगर आपने ब्रैकेट भी लगाई है ठीक है लगा दें, लेकिन ऊपर क्रॉस लगाने के लिए सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, उससे कटिंग हो जाएगी, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। पेपर पढ़ देने जाएं तो प्लीज़ पैनिक नहीं हो, आराम से तैयारी करें, रिवीजन करके घर से जाएं, रास्ते में जाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें, पेपर शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और आराम से करें। इंशाल्लाह जब आप तैयारी करके जाते हैं तो अल्लाह ताला अपना करम करता है और हर पेपर बहुत इजीली हो जाता है। पैनिक नहीं होना, आराम से MCQs करें, बहुत टाइम होता है, 2 आवर्स जो हैं बहुत होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद भी टाइम बच जाता है। अपनी राइटिंग स्पीड जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें। अभी भी पेपर्स भी हो रहे हैं, टेस्ट भी होते हैं, टाइम मैनेज करना सीखें तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। सो विश ऑल ऑफ़ यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।